अच्छा, लास्ट टाइम हमने डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, 3D सीरीज, और जो भी उनके डी ब्लॉक के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन सब चीज के बारे में हमने पढ़ चुके थे। ये लो लास्ट टॉपिक था 6.4 आई थिंक सो, मुझे सीरीज नंबर याद नहीं है, रिएक्शन विद ऑक्साइड समथिंग ऐसा कुछ नाम। हाँ, ये 8.4 नॉट 6.4, 8.4। ये पूरा टॉपिक सिलेबस में नहीं है। 8.4 यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक चले जाओ, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, नहीं है। बस यहाँ पर ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है एफ लोग, ये पढ़ना है, इससे पहले का कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। 6.4 से उससे पहले का कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या अब देखो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन क्यों कहा पता ना, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर कौन सी होती है, मतलब डी ब्लॉक के अंदर वैसे नहीं, जब आप शेल देखोगे ना तो 4F पहले आएगी, फिर 5D आएगी, ठीक है। तो 4F इनर साइड आ गई ना, तो इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया, ठीक है। क्लियर। अब इन्हें लेंथेनाइड्स क्यों बोलते हैं, जो आपकी इसमें भी दो सीरीज हैं आपकी, लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। लेंथेनाइड्स कब है, जब इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाते हैं, तो वो जो आपके 14 एलिमेंट्स हैं, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 14, ठीक है। तो वो जो आपकी सीरीज है वो आपके लेंथेनॉइड्स कहलाती है, जबकि जब इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, ठीक है, वो जो सीरीज है वो आपकी एक्टिनॉइड्स कहलाती है। लेंथेनॉइड्स कहलाने के पीछे जो कारण ये है कि इस सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी लेंथेनम की जैसी है। लेंथेनम आपका ऑल्दो ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है 4F सीरीज की जो एलिमेंट है वो लेंथेनम की जैसी है। दैट इज वाई हम वो जो 4F सीरीज है उसको लेंथेनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर। उसके बाद इसमें सबसे पहले मैं आपको तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगी, बाकी बाद में दिखाऊंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सभी। ये वाला टेबल देख लो, ये सबसे पहले देखना है, बाकी जो ऊपर है वो भी बता दूंगी, इसके बाद बताऊंगी, ठीक है। तो हम लेंथेनम ऑल्दो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट नहीं है आपका, बट हम लेंथेनम को इनके साथ ही स्टडी करते हैं, बिकॉज जो लेंथेनम है उसकी प्रॉपर्टीज और बाकी ये जो एलिमेंट है सीरियम, प्रेसोडायनियम, नियोडायनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डेस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटरबियम, लुटीशियम, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनसे लेंथेनम की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। दैट इज वाई हम लेंथेनम को इनके साथ ही स्टडी करते हैं, ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको ये 57 से 71 जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके नाम और उनका सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। प्रेसोडायनियम का PR है, नियोडायनियम का ND है, प्रोमीथियम का PM है, समेरियम का SM है, यूरोपियम, यूरोप से याद रखना EU है, गैडोलिनियम GD, टर्बियम TB, डेस्प्रोसियम DY, whereas holmium is your HO, अर्बियम ER, थूलियम TM। तो TB आपका टर्बियम है, TM आपका थूलियम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। इटरबियम है आपका YB, ठीक है। वेरस ल्यूटीशियम LU, ल्यूटीशियम है, LA क्या है, लेंथेनम है, ओके। अगर आप लेंथेनम का एटॉमिक नंबर देखें 57 है, तो आपको मैं बता दूं 54 तक इलेक्ट्रॉन आपके एकदम फुली फिल्ड रहते हैं, ठीक है। और जो इनर शेल है उसमें 54 फिल्ड है। जिनोन आपका लास्ट नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 54 है, ठीक है, जिनोन का, तो मतलब 54 तो फुली फिल्ड है, ओके। क्लियर। बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके, पहला जो इलेक्ट्रॉन है आपका 6s में जाएगा, दूसरा भी 6s में जाएगा, और तीसरा जाएगा 5d में, ठीक है, लेंथेनम के केस में, ओके। क्योंकि लेंथेनम आप देखना ऊपर देख लेना, पीरियोडिक टेबल चेक करो, डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको लेंथेनम दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में गया है, इसलिए उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, बट इसकी प्रॉपर्टीज इनसे सिमिलर है, दैट इज वाई हम इसको यहाँ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है सीरियम। सीरियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, पहले ये जो दो लेंथेनम तो चलो डी ब्लॉक है, सीरियम थोड़ा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। अगला जो इलेक्ट्रॉन है एक 5d1 में चला गया, ऑल्दो सीरियम का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4f में गया, ठीक है, 4f1। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 4f2 6s2, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर। 4f1 में है और 5d1 है 6s2, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 54 के बाद, 4 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सीरियम तक याद रख लिया बस, ठीक है। आगे तो सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम ठीक है। प्रेसोडायनियम में कितने जाएंगे,
3 इलेक्ट्रॉन, 3 कैसे गए? ये जो 5d का इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी 4f में चला गया। अगर ये 5d का इलेक्ट्रॉन 4f में चला जाता तो सीरियम के पास कितने होते? सीरियम के पास होते 4f2। एक मिनट, इसको एरो को चेंज करते हैं, ठीक है। तो सीरियम के पास होते 4f2 होते अगर 5d का इलेक्ट्रॉन 6s में सॉरी 4f में चला जाता, ठीक है। तो प्रेसिडेनियम के पास कितने होने चाहिए? नेक्स्ट है ना 4f3, है ना। उसके बाद नियोडाइनियम के पास 4f4, 6s तो आपका साथ साथ चलता रहेगा, 4f5, 4f6, 4f7, 4f7 आपका यूरोपियम। तो 4f7 जो है आपकी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड क्यों बोला मैंने? क्योंकि f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 14 का हाफ क्या हुआ? 7, है ना। तो 7 अगर इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्यों ऐसे स्पेशली मेंशन कर रही हूँ? क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल होती है, क्लियर। अब गैडोलिनियम, गैडोलिनियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। ऑल्दो इसका क्या होना चाहिए था? यूरोपियम का 4f7 था ना, गैडोलिनियम का क्या होना चाहिए था? 4f8, बट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन f में नहीं जाता, 5d में चला जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ताकि 4f7 रहे, 4f7 की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ठीक है। 4f7 बीइंग अ हाफ स्टेबल ऑर्बिटल, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है उसे स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन f में रहते हैं तो स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। इसलिए उसने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या किया? उसने 5d में ट्रांसफर कर दिया, 4f में ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, क्लियर। तो गैडोलिनियम का एक्सेप्शनल याद रखना, 4f7, 5d1, 6s2, ठीक है, ओके। नाउ अगर ये 5d वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ना जाता, है ना, ये 5d वाला इलेक्ट्रॉन 4f में जाता, तो गैडोलिनियम के पास कितने होते हैं? गैडोलिनियम के पास होते हैं 8, ठीक है। उसके बाद टर्बियम के पास है 9, ओके। डिस्प्रोसियम के बाद है 10, होल्मियम के पास है 11, अर्बियम के पास है 12, थूलियम के पास है 13, इटरबियम के पास है 14, लिटिशियम के पास है कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए थे, बट 15 इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 4f14, 5d1, ठीक है, क्लियर। उसके बाद +2 लेंथेनम +2, 6s के दो इलेक्ट्रॉन आप कम कर दो, 5d1, 4f2, ठीक है। अब देखो जब लेंथेनम +2 क्या होगा? जब आपके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर इनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा लेंथेनॉइड्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़े से ऐसे ही है, मतलब उसमें थोड़ा सा बीच बीच में गड़बड़ी है। बीच बीच में गड़बड़ी ऐसे है, देखो अगर सीरियम है, सीरियम +2 का मतलब क्या होता? सीरियम +2 का मतलब होता कि 6s के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचता? 4f1, 5d1, बट होता ऐसा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो ये 5d का इलेक्ट्रॉन 4f में ट्रांसफर हो जाता है और कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 4f2, ठीक है। ऑल्दो आपको आयंस के बेशक आप मत याद रखो, बट आपको थोड़ा थोड़ा एक बार इसको गो थ्रू होना है, इससे एग्जैक्ट आप मतलब रट के मत रखो तो वो बात अलग है, बट आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। और ये जो लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल, दैट इज +3। ऑल्दो दे शो +2, +3, है ना, +4 भी कोई कोई शो करता है, ठीक है। बट इनकी सबसे ज्यादा जो स्टेबल होती है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3, ओके, क्लियर। उसके बाद ये आपने कन्फर्मेशन देख लिया। अभी मैं इसमें थोड़े से जनरल ट्रेंड्स बताती हूँ, आपको अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, तो आपको पता है ना, 6s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बीच बीच में 5d में जा रहे हैं क्योंकि ड्यू टू जहाँ पर हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल आती है वहां पर इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है, ठीक है, वो जो मैंने बताया था एक्सेप्शनल, ठीक है। अब एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस कैसे वेरी करेंगे अलोंग द लेंथेनाइड सीरीज, देखिए, क्लियर। डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम, इसे बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो देखो अगर आप लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ मूव करें, आयनिक रेडियस इधर ड्रॉ कर रखी है, इधर एटॉमिक नंबर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? एटॉमिक नंबर दिखा दूं, वाई एक्सिस पे है एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। आपने देखो इन्होंने +3 आयंस की देखी है, ये देखो लेंथेनम की सबसे ज्यादा थी, फिर सीरियम की कम है, प्रेसिडाइनम की कम है, नियोडाइनम की कम है, प्रोमेथियम की उससे कम, समैरियम की उससे कम, ल्यूटेशियम आपका सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड या अलोंग द सीरीज आपका जो एटम का जो साइज है, आयन का जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है,
इसका रीजन क्या है? तो एक रीजन तो आपको पता है क्यों होगा, है ना, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4f में ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अलोंग दी, जब सीरीज हम मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन 4f में आते जा रहे हैं, क्लियर। पर 4f में इलेक्ट्रॉन आने से क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं न्यूक्लियस चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना। जब आप सीरियम से प्रोमेथियम की तरफ मूव कर रहे हो या प्रोमेथियम से नियोडाइनियम की तरफ मूव कर रहे हो, सॉरी प्रेसोडाइनियम की तरफ मूव कर रहे हो, प्रेसोडाइनियम से नियोडाइनियम की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी तो इंक्रीज कर रहा है। उससे क्या होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पर वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के पास पास आएंगे। अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं इसका मतलब है कि उस आयन का साइज छोटा हो रहा है ना, क्योंकि शेल जो है आउटर मोस्ट जो शेल है वो न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगी, इलेक्ट्रॉन तो शेल में है ना, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पास पास आ रहे हैं मतलब वो शेल भी न्यूक्लियस के पास पास आ रही है ना, तो इसका मतलब साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो साइज आपका डिक्रीज करता है अलोंग दी सीरीज, ठीक है। एक और चीज इसमें आता है इम्परफेक्ट शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट मैंने बताया था कि जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड करते हैं, मतलब बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अट्रैक्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं एज कम्पेयर टू आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या, उनके पास ये टेंडेंसी है कि वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस शील्डिंग इफेक्ट में आपको पता है कि सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है एस इलेक्ट्रॉन का, फिर होता है पी का, उससे कम होता है डी इलेक्ट्रॉन का, और सबसे कम जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एफ इलेक्ट्रॉन का होता है। तो एफ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है, ओके। अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये जो देखो ये जो साइज डिक्रीज कर रहा है ना, ओके, ये से हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि साइज अलोंग द सीरीज डिक्रीज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब डिक्रीज करना, इसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि इनकी इम्परफेक्ट शील्डिंग है, इसी वजह से आपने ट्रांजिशन एलिमेंट में देखा था कि जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड कब है, जब 4D में इलेक्ट्रॉन जाता है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, जब 5D में इलेक्ट्रॉन जाता है। तब सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है उनका जो एटॉमिक साइज है या आयनिक जो साइज है वो नियर बाय सिमिलर था, याद करो वो सिमिलर था, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। उसका कारण क्या था, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन 5D में आता है उससे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फील होता है, 4f में फील होता है, ठीक है ना। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन 5D में आता है ना, 5D से पहले वो जो पहले इलेक्ट्रॉन आए होंगे वो कहाँ गए होंगे, वो 4f में गए हैं, तो मतलब 4f उसके पास फील्ड है, 4f फील्ड पड़ी है, ओके। अगर 4f इनर इलेक्ट्रॉन है ना, अगर 4f पहले भर गई है और वो इनर इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं तो वो 5D को न्यूक्लियस चार्ज से इतना शील्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, शील्ड नहीं कर पाएंगे मतलब बचा नहीं पाएंगे, तो डाउन द ग्रुप जनरली साइज इंक्रीज होता है ना, बट क्योंकि न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो भी बढ़ रहा है, इस वजह से शेल जो है न्यूक्लियस की तरफ मूव करती है, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगी, जिससे क्या होगा कि आपका जो साइज है वो व्हेन यू मूव फ्रॉम 3D टू 4D, सॉरी सेकंड ट्रांजिशन टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जो साइज है वो नियर बाय कॉन्स्टेंट रहता है, ओके। अब ये चीजें बता क्या, ये चीजें उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी जिसने 11th में अपना बेस बनाया है, जिसने शील्डिंग इफेक्ट समझा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा है, जिसको ये चीजें से दिमाग से उतर गई हैं, उसको ये चीजों को थोड़ा सा इस पे ग्रास्प करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अगर आप अभी भी टाइम है, अभी भी आप बीच बीच में जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते आप 11th की बुक उठाओ और उसको पढ़ो, तो आपको एकदम चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल दो मैंने बताया था +2 +3 +4 शो करते हैं, है ना, बट +3 इनकी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है,
तो एक चीज याद रखना, सीरियम क्वेश्चन बहुत आता है कि जो सीरियम फोर्थ मतलब सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, क्लियर, is favored by its noble gas configuration, ठीक है, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट क्या हो गया, समझ गए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सीरियम +4 में देख लेना, सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन याद करो क्या था, 4f1 5d1 6s2, है ना। अगर चल रहा हो ना, मैं इस पे दिखाती हूँ आपको, और पता नहीं कनेक्ट हुआ है कि नहीं है। 4f1 5d1 6s2, ठीक है। 6, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में आपको। आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो जाहिर सी बात है, अगर +4 बोला है मैंने, तो चारों के 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। चारों के 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से क्या होगा जी, मतलब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जिनोन वाला ही बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनोन वाला बन जाएगा सीरियम के पास, ठीक है। अब सीरियम ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं जी, अगर ध्यान हो, जो खुद को रिड्यूस करते हैं बट दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, जो खुद को रिड्यूस करते हैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो खुद को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, रिड्यूस करने का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिड्यूस करने का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब सीरियम +4 उसके पास खाली पड़ी है ना, उसकी सारी शेल खाली पड़ी है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना इजीली, है ना। तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा मतलब वो खुद को इजीली रिड्यूस कर देगा, है ना। जो अपने आप को इजीली रिड्यूस करेगा वो दूसरे को क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, ठीक है। इसलिए सीरियम आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, ये तुमको बहुत अच्छे से आना भी चाहिए। उसके बाद दूसरा कारण एक ये भी है कि जो ई नोट वैल्यू है, अगर आप चेक करो सीरियम +4 से सीरियम +3 में रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, इज +1.74 वोल्ट। तो जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है तो समझ गए ना, तो वो रिएक्शन फेवरेबल है, ठीक है, ओके। तो इसलिए सीरियम +4 +3 में बड़ी इजीली चला जाएगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए ये जो सीरियम +4 है ये एक अच्छा ऑक्सीडेंट है। वेराज देखना यूरोपियम +2, यूरोपियम अगर याद हो 4f7 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिना इसके बताना बहुत मुश्किल है। 4f7 6s2 किसका बता रही हूँ, ये यूरोपियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, यूरोपियम का है। यूरोपियम +2 का क्या मतलब होगा जी, यूरोपियम, अगर मैं कहूँ यूरोपियम +2, यूरोपियम +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने लूज कर चुका है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन लूज करता है जी, अपने ये अपने सबसे पहले ये एलिमेंट्स अपने 6s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो ये 6s आपकी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि 6s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया, सिर्फ 4f7 बच गया, ठीक है, 4f7। अब देखो मैं ये कह रहे हैं कि ये जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट वो हो सकता है जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दे और दूसरे को क्या करे, दूसरे को रिड्यूस करे। तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना, 7 से 6 भी कर सकता, 5 भी कर लेगा, है ना, क्लियर, अपने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, ओके क्लियर। तो इसलिए जो अपने आप को इसलिए ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो दूसरों को वो क्या करेगा, वो दूसरे को तो रिड्यूस ही करेगा अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्लियर। इसके बाद तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये पढ़ना है। इसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके आपके सिलेबस में नहीं है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्या इनकी रिएक्शंस वगैरह ये कुछ नहीं पढ़ने हैं आपने। इवन एक्टिनोइड्स भी सिलेबस में नहीं है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू कि आप एटलीस्ट इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता होना चाहिए जनरली, क्योंकि वो भी आप
11th में आप पढ़ चुके हो, है ना, लैंथेनम। ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़े, बट आपको ये पता होता है कि लैंथेनम और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं और उनमें किनका क्या एटॉमिक नंबर होता है, ये आप 11th में पढ़ चुके होते हो, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू कि आप इनके नाम और इनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लें अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं तो कहूँगी टॉपिक ही पढ़ लो पूरा, ठीक है। तो एक्टिनॉइड्स का कुछ नहीं करना है, काटो इसको। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स, ये भी नहीं करना है। बस यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी है, सम एप्लीकेशन ऑफ डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, देखो एप्लीकेशन तो बहुत सारी है। एक तो हम एलॉय वेलॉय बहुत बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है एलॉय फॉर्मेशन में बहुत यूज है। तो जैसे स्टील बन रहा है, ब्रास बन रहा है, ब्रॉन्ज बन रहा है, सब इनसे ही बनता है, ठीक है। दूसरा ये है, ये कॉइनेज मेटल है। कॉइनेज मेटल क्वेश्चन का एक बार आया भी हुआ है कॉइनेज मेटल के ऊपर कि कौन सी मेटल्स हैं जो कॉइनेज होती है। कॉइनेज मतलब जिनके कॉइन बनते थे पहले जमाने में। तो जो ग्रुप 11 की मेटल्स हैं, ग्रुप 11 आपका है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ग्रुप 11 में कौन है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनके कॉइन्स बनते थे। तो ये जो है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आपके कॉइनेज मेटल है, क्लियर। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज है मेरे हिसाब से ट्रांजिशन एलिमेंट का, दैट इज इन कैटालिसिस। तो ये एक बहुत अच्छे कैटालिस्ट होते हैं क्योंकि एक तो पहली बात ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं, ठीक है। इनके पास सबसे बड़ी खासियत यही है कि प्लस, मान लो कोई एलिमेंट है वो +2 भी शो करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। दूसरी बात ये है कि ऑल्दो दे आर मेटल्स दे प्रोवाइड सरफेस, ठीक है। रिएक्शन के दौरान जब इंटरमीडिएट बनते हैं तो ये इंटरमीडिएट को ऐसा सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इंटरमीडिएट समवट स्टेबल होता है। उससे इंटरेक्ट करने के बाद, सरफेस के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वो कुछ ना कुछ स्टेबल होता है। तो जिगलर नाटा कैटालिसिस, एक जिगलर कैटालिस्ट बोलते हैं इसको, जिगलर नाटा कैटालिस्ट बोलते हैं। ये है आपका कॉम्बिनेशन था टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड अल्यूमिनियम ट्राइमिथाइल, अल्यूमिनियम ट्राइमिथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलीथीन जो बनती है, पॉलीथीन कुछ नहीं है, आप इथीन से पॉलीथीन बनाते हो। बहुत सारी इथीन जो है आपकी मिलकर पॉलीथीन या पॉलीथिलीन जो भी बोल देते हैं वो बनाते हैं। तो इसमें ये जो कैटालिस्ट है ये इस रिएक्शन को इतना स्पीड अप करता है, दैट इज वाई पॉलीथीन इतना सस्ता है, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल पॉलीथीन, जो नॉर्मल पॉलीथीन आता है, दो तरह के पॉलीथीन होते हैं वैसे तो, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। बट जो अपना ये जो कैरी बैग में आता है इतना सस्ता है, तभी इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आपने अगर याद हो, हमने हाबर प्रोसेस पढ़ा था, है ना, इन दी प्रिपरेशन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में, ठीक है। आयरन यूज करते हैं हम हाबर प्रोसेस में, आयरन कैटलिस्ट यूज होता है। आयरन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ओके। उसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट, फैट की अगर हाइड्रोजनेशन करनी होती है तो उसमें निकल यूज होता है, क्लियर। एक वैकर प्रोसेस होता है, वैकर प्रोसेस होता है इथाइन से इथेनॉल को चेंज करना, इथाइन को इथेनॉल में। इथाइन क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इथेनॉल क्या है, CH3CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, ठीक है। CH3CH जो आपका इथेनॉल है। ये जो रिएक्शन है ये, इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है पैलेडियम डाइक्लोराइड यूज होता है, ठीक है। तो पैलेडियम भी क्या आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है, सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो देयर सम एग्जांपल यू कैन लर्न। इवन हाँ, एक जो प्रोसेस था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में किया था, उसमें हम B2O5 यूज करते हैं, वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है। वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ समवट यूजेस हैं जो आपको वैसे पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं। तो लेंथेनाइड्स में कुछ नहीं, आपको एक तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, उसका रीजन एक्सप्लेन करना आना चाहिए। दूसरी चीज उनके ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लो, कौन कैसे यूज कर रहा है, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सब आप इसमें पढ़ लो तो आपका ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। आज ये DNF लोग कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दे इस चैप्टर में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज मैं फ्रॉम ट्यूसडे आई स्टार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।